क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 2 चल रहा था जिसका नाम था वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। आज इस लेसन की लास्ट थियरी रहेगी। इसके पहले भी हमने वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताया है। इसके बाद गॉस की प्रमेय क्या है इसके बारे में भी बताया गया है और गॉस की प्रमेय पर आधारित 2 अनुप्रयोग रहेगा, जिसमें पिछली वीडियो में या पिछले दिन हम एक समान आवेशित अगर कोई छड़ है तो उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, यह पिछली वीडियो में डेरिवेशन दे चुके हैं। आज क्या रहेगा, उसी अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग रहेगा। इसको बल्कि नंबर 2 डालिएगा। अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यह तो फार्मूले के रूप में रहेगा और उसके साथ साथ अनुप्रयोग भी रहेगा। यह दूसरा अनुप्रयोग रहेगा। अगर आता है कि गॉस की प्रमेय के 2 अनुप्रयोग लिखिए तो एक अनुप्रयोग तो हम कल बता दिए आप लोगों को और एक अनुप्रयोग आज बता रहे हैं। तो देखिए यहां पर कहा अनंत विस्तार की समतल चादर है। समतल चादर, चादर का मतलब बहुत पतला होना चाहिए। चादर का तात्पर्य क्या है, बहुत पतला होना चाहिए। अनंत विस्तार का मतलब है किसी कोई सीमा नहीं है, विस्तार बहुत काफी है, लेकिन उसी में से कुछ भाग लीजिएगा, उसी के बेस पर पूरे भाग का आकलन या पूरे भाग के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी। यहां पर देखिए हम एक अनंत विस्तार की समतल चादर ले रहे हैं। इस तरह चूंकि अनंत विस्तार रहेगा इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी कहां तक जाएगा, और इस पर मान लीजिए एक समान आवेश धन आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। पूरा आवेश की मात्रा इसमें कितनी है बताइए, Q है। यह Q आवेश एक समान रूप से पृष्ठ पर जो है फैला हुआ है। कितना आवेश है, पूरा आवेश Q है और इसका क्षेत्रफल चादर का क्या रहेगा, A रहेगा। चूंकि हमने कहा अनंत विस्तार की जरूर दिया है तो अनंत विस्तार का रहेगा तो उसका क्षेत्रफल भी तो अनंत आना चाहिए। लेकिन हमने कहा उसी चादर में कोई एक चौड़ी चादर ले लिया जाए जिसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, A रहेगा, और उस चादर पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित रहेगा। Q आवेश का मतलब 2 कूलाम, 4 कूलाम, 10 कूलाम आवेश रहेगा। वह जो है पूर्ण रूप से इस चादर पर क्या है, फैला हुआ, और इसका क्षेत्रफल A रहेगा। तो बताइए यहां पर क्या निकाला जाएगा, चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चादर का पृष्ठीय घनत्व निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, पृष्ठीय घनत्व निकाला जाएगा, जिसको आप दिखाते थे सिग्मा से। बोलिए दिखाते थे कि नहीं। और सिग्मा इजकल टू क्या आएगा बताइए, Q/A। यह मिल चुका है। कल देखिए रेखीय आवेश घनत्व निकाला गया था, चूंकि छड़ थी, लंबाई थी, तो रेखीय आवेश घनत्व निकाला गया था जिसको लैम्डा से दिखाया गया था। आज क्या रहेगा, चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व यहां लिखना चाहिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर लिखा जाए तो सिग्मा बराबर Q/ क्या आएगा, A। अब कहा क्या है, क्वेश्चन देखिए, अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट, निकट का मतलब है जैसे देखिए चादर तो आपकी इस रूप में रहेगी, यह एक बना है इस रूप में आ रहा, लेकिन चादर समझिए इस रूप में रहेगी। इस तरह चादर लिए आप, जो फिगर हम इस तरह आपको दिखाई दे रहा है वह फिगर का रूप इस तरह है, इसको मानकर चलिए। तो बताइए इसके निकट का मतलब है कि इधर भी हो सकता है इसका निकट, यहां पर, या इधर भी हो सकता है। दोनों तरफ बताइए हो सकता है कि नहीं, दोनों तरफ इसका पास पॉइंट हो सकता है। इधर और इधर तो नहीं हो पाएगा। बोलिए अगर देखा जाए तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह यह पृष्ठ है और इधर पॉइंट मिलेगा और इधर भी पॉइंट मिलेगा। तो हम लेते हैं यहां से, मान लीजिए चादर का मेन पॉइंट यहां से है, यहां से एक बिंदु P यहां ले लेते हैं और उतना दूरी पर पीछे की तरफ भी एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P', जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी।
यही है क्वेश्चन। देखिए, अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आएगा, इसके बारे में आज रहे। तो बताइए, इसके लिए भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बताइए गॉस की नियम का अनुप्रयोग भी करना है। तो इसके लिए भी बताइए कोई जो है गॉसियन पृष्ठ लिया जाएगा ना, गॉसियन पृष्ठ लिया जाएगा जिस पर यह बिंदु P या P डैश क्या हो जाए, पड़ जाए। तो बताइए कौन सा पृष्ठ लेने पर पड़ जाएगा, बेलन लिया जाएगा। अगर बताइए इस तरह गॉसियन पृष्ठ में हम बेलन की कल्पना करें, किसकी कल्पना करें, बेलन की कल्पना करें, तो एक बेलन का रूप इसका देखिए, एक बेलन का रूप आएगा, यहां पर मान के चला जा रहा है, और यहां पर जो है इसके पृष्ठीय भाग पर, यानी यहां पर पॉइंट लिया जाएगा, इसके पृष्ठीय भाग पर देखिए बिंदु P पड़ेगा, सिरों पर बल्कि पड़ेगा, पृष्ठीय नहीं बल्कि कहिए सिरों पर इसके पॉइंट P और P डैश पड़ेगा। इसके लिए बताइए गॉसियन पृष्ठ लिया जाएगा। आप जान ही रहे हैं, तभी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग या प्रयोग किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना। फिगर आप एक तरफ बना लीजिए पहले, केवल फिगर बनाएगा, इसके बाद हम लिखवा देते हैं, तब डेरिवेशन कराते हैं। तो फिगर में देखिए हमने बता दिया कि अनंत विस्तार की आवेशित चादर ली गई है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल A रहेगा, और Q आवेश से पूरा यह आवेशित है। हो गया। इसके निकट देखें P और P डैश पर, इन दोनों सिरों पर एक साथ निकाला जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, यह निकाला जाएगा। वैसे देखा जाए तो दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। आई बात समझ ना। लेकिन दोनों सिरों को लेकर चला जाएगा। फिगर बन गया, तो लिखिएगा। चलिए, माना अनंत विस्तार की समतल चादर, अनंत विस्तार की समतल चादर, समतल चादर जो कि Q आवेश से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित है, जो कि स्मॉल Q आवेश से, जो कि स्मॉल Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है, आवेशित है, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A है, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A है, ली गई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A ली गई है। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या रहेगा, कैपिटल A। इसके निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ध्यान दीजिएगा, यह तो समझ गए कि क्वेश्चन क्या बन गया और क्या दिया था। क्या क्या बताइए दिया है? आवेश Q दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल A दिया है, और इसके निकट यहां पर समझिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आएगी। फार्मूला आ जाने दीजिए तब दिखा देंगे कैसे समान आएगी। समान ही आएगी, उसको निकालना। इसके लिए हमने बताया कि P और P' से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ बेलन के रूप में बनाएंगे। बोलिए काल्पनिक पृष्ठ होगा ना, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो लिखिएगा, पहले तो यह लिख लीजिए नीचे से, चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व यहां बना ले रहे हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A होगा। लिखिएगा इसी तरह होगा। हो चुका। बिंदु P और P' से होता हुआ एक काल्पनिक गॉसियन बेलन बनाते हैं। काल्पनिक गॉसियन बेलन बनाते हैं। हो गया। अब वही जो उसमें किया गया था वही काम इसमें भी करना है। चलिए, पहले तो आप वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे सिरों पर। तो बताइए इसके लिए क्या करेंगे? एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे ना, क्षेत्रफल अवयव dA लिया जाएगा, उसकी दिशा देखिए यह होगी, और इस प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, बताइए इसी दिशा में होगा कि नहीं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और देखिए इसकी दिशा यही होगी। बोलिए ठीक है कि नहीं? यहां पर भी देखिए, यहां पर भी अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, बताइए यहां पर भी अगर आप लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए यह होगी। वेक्टर ये दिखाते हैं, और जो क्षेत्रफल वेक्टर बनेगा उसकी दिशा देखिए इस तरह दिखाई गई। देखिए दूर रहेगी, ई भी दूर है, ई भी दूर है, चूंकि धन से दूर होता है, आप जान रहे हैं। और dA चूंकि बेलन है तो बताइए इसका पृष्ठीय यही बेलन है, समझिए इसका पृष्ठीय वेक्टर बनेगा तो बताइए इसके लंबवत इधर बनेगा। देखिए ये सीधा है, तो इसका जब हम जो है क्षेत्रफल वेक्टर लेंगे तो बताइए इसके जो है लंबवत आएगा तो इधर ना आएगा, तो वही देखिए उधर लिया गया है या इधर लिया गया, इसी तरह है। देखिए बोलिए ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? और दोनों बताए D और E दोनों पैरेलल है कि नहीं? तो इनके बीच का कोण क्या आएगा? थीटा बराबर 0 आएगा। जबकि इसके पृष्ठ भाग पर लीजिएगा, लिया तो नहीं गया लेकिन यह भी बता दे रहे हैं, इसके पृष्ठ भाग पर लीजिएगा, यहां पर देखिए यह मान लीजिए बेलन है, इसके पृष्ठीय भाग पर, पृष्ठीय भाग का मतलब यही वक्र पृष्ठ इसका है, इस भाग पर लेंगे तो बताइए यहां पर एक क्षेत्रफल को घेर दीजिएगा, एक क्षेत्रफल को घेर दीजिए, तो बताइए क्षेत्रफल वेक्टर इसके लंबवत ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं? और इसका वैद्युत क्षेत्र तो इधर रहेगा ना, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए इस तरह आएगी, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, तो इनके बीच का कोण बताए 90 बना कि नहीं? 90 बनेगा, तो इस पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको हमने थियरी में बताया ही है कि पैरेलल रहेगा तो थीटा बराबर 0 आएगा, और परपेंडिकुलर रहेगा तो थीटा बराबर 90 आएगा। जब 90 मान रखिएगा काश में रखा गया था ना, तो देखिए 0 हो जाता है। कन्फर्म हो गया ना? तो पृष्ठीय भाग के कारण कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं बनेगा,
बस केवल सिरों द्वारा इसका वैद्युत फ्लक्स बनेगा। तो लिखिएगा, चलिए इसी लाइन को लिखना है। क्या कितना आप पहुंचे हैं? हाँ, गॉसियन विलेन बनाते हैं। लिखिएगा, इसके सिरों पर ध्यान से देखते जाइएगा, फिगर भी बना लीजिएगा जो छोड़े हैं। यह पहले फिगर बनाइए दोनों तरफ, उसी को लिखेंगे आप ना। फिगर पहले बना लीजिए। फिगर यह और यह, बेलन नहीं बनाया तो उसको बना लीजिएगा। और इसमें देखिए लेसन बहुत ही इजी था, बस केवल 4 हेडिंग है। क्यों 4 है ना? है 4 हेडिंग है, बड़े आराम से तैयार हो जाएगा अगर समझ में आया है तो। रेगुलर रहे होंगे तब, नहीं आए रहे होंगे तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए व्यवस्था है, यूज करेंगे तब। समझ रहे हैं? व्यवस्था उसी लिए दी जा रही है कि अगर छूट गया, समझना है, नोट्स का बनाना है तो बताइए, उसी तरह जा भी रहा, आप लोग उसको कर भी सकते हैं। यह बताइए समझ में आ चुका? यह है। अब क्या लिखेंगे बताइए? जो गॉसियन बेलन बना है उसके सिरों पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वेक्टर डीए की दिशा होगी वह बताइए पैरेलल होगी कि नहीं? तो वही हम लिखवाने जा रहे हैं। तो लिखिएगा, गॉसियन बेलन के सिरों पर, अच्छा ठीक है, इसके सिरों पर लिख रहे हैं, चलिए ठीक है, इसके सिरों पर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई लिखिएगा। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए, क्षेत्रफल वेक्टर डीए एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा ब्रैकेट में लिखेगा, अर्थात थीटा बराबर 0। एक ही दिशा ब्रैकेट में थीटा बराबर क्या? 0 में होंगे। आगे बढ़ा लीजिए। बोलिए, ठीक है। अतः नीचे लिखिए आप, चलिए, अतः सिरों से गुजरने वाला, नोट करिएगा, सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, फाई ई बराबर, बोले क्या आएगा? इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा कि नहीं? तो ये देखिए, आपको हमने बताया इस तरह करके, और क्या लिखा जाएगा? ई डी ए ना, डॉट में लगाकर, ई डॉट क्या? डी ए। अब प्लस इसके लिए भी क्या होगा, बल्कि इसको बंद पृष्ठ के रूप में ले रहे हैं, और यहां पर भी क्या होगा? ई डॉट डी ए, दोनों जगह समाना होगा। ई डॉट डी ए यहां भी, ई डॉट डी ए यहां भी, और यहां पर देखिए इस तरह लगा देंगे। अब बताइए, दोनों का मान आप जान रहे हैं, सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा? बोलिए, ई डी ए कास थीटा आएगा, ई डी ए कास थीटा यहां भी आएगा। तो बताइए 2 ई डी ए, 2 ई डी ए, बल्कि यह जब इसको हल किया जाएगा, इसको भी हल करिए साथ में, तो बताइए अब क्या आ जाएगा? 2 ई ए आ जाएगा ना? क्यों कि करें? बोलिएगा। हमने कहा कि पहले तो ए डॉट बी वाला फार्मूला लगाएगा। ए डॉट बी का मतलब है कि ई डी ए कास थीटा आएगा, यहां भी ई डी ए कास थीटा आएगा। तो डी ए के लिए इंटीग्रेशन लगा है, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ए आएगा। तो बताइए ई ए आया कि नहीं? और कास थीटा में कास 0 यहां आएगा, तो उसका मान आप जान रहे हैं 1 होता है। इसलिए सब मिलाकर फाई ई बराबर 2 ई ए आ गए। अगर आप चाहते हैं तो 2-3 लाइन का ये बढ़ाएं और बढ़ा जाएगा, लेकिन आप तो इतना सीख आना जाने चाहिए।
क्योंकि लास्ट चल रहा है इस थियरी का। अब इतना सिंप्लीफाई करना नहीं जानेंगे तो फिर बड़ा में जाएंगे, तो ये कहेंगे आप लोग कि बहुत बड़ा हो गया। हमने बता दिया कैसे आया, तो संपूर्ण देखिए आ गया फाई ई बराबर 2EA आ गया। अब चलिए, यह तो मूल रूप से जो था वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, उसके आधार पर यह फार्मूला लगाया है। कहीं गॉसियन या गॉस की प्रमेय का यूज नहीं किया गया है। अगर आप गॉस की प्रमेय का यूज करके लगाएंगे यही गॉस की प्रमेय से, तो बोलिए क्या मिलेगा? प्रमेय से क्या मिल जाएगा? फाई ई बराबर यही मिलेगा क्या? Q अपान एप्सिलॉन 0। बोलिए, और या तो इसको और भी लिख सकते हैं। तरीका क्या है? फाई ई बराबर Q की जगह जो हमने बताया था कि सिग्मा बराबर होता है क्या? Q अपान ए। तो बताइए Q बराबर सिग्मा इंटू ए आ जाएगा कि नहीं? तो यहां पर बस उसकी जगह Q की जगह क्या लिख देते हैं? सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0। यह समीकरण नंबर बल्कि 1 डाल दीजिएगा, और यह समीकरण नंबर क्या? 2। समीकरण 1 और 2 को देखिएगा, देख रहे हैं कि नहीं? तो लेफ्ट वाला बराबर है कि नहीं? तो राइट वाला भी क्या होगा? बराबर। एक हम वैद्युत फ्लक्स जो परिभाषित था उसके आधार पर निकाले हैं तो 2EA आया, और एक वैद्युत फ्लक्स जो निकालने के लिए गॉस की प्रमेय है उसका भी यूज किए, तो यह देखिए यह आया। तो दोनों चीजें तो बराबर आएंगी। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करके यानी लिखेंगे क्या? 2EA बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0। तो क्या निकालना है पता है आपको? E निकालना। E बराबर देख लीजिएगा क्या आ रहा। चलिए करिए। जो फार्मूला आएगा जिसका आ जाएगा बता देगा। अब इतना जानिए, समीकरण 1 और 2 से लिखना नीचे, राइट वाला दोनों का बराबर करना है। क्या आया? 2 एप्सिलॉन 0 यही आया होगा। E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। सॉल्व करने पर तो हम सीधे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से यूज करिएगा तो ही लिखना चाहिए आप लोगों को। 2EA बराबर सिग्मा ए अपान क्या? एप्सिलॉन 0। तो बताइए ए से ए कैंसिल हुआ कि नहीं? E बराबर सीधा आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यही फार्मूला आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत हो बताइए? कल भी यही बात हुई थी, वहां भी देखिए 2 स्टेप किया गया था, समीकरण 1 और 2 हुआ था। आज भी समीकरण 1 और 2 बनाया गया उसी के हिसाब से। उसको दिमाग में अगर बैठा लेंगे तो कभी भूलेगा भी नहीं, हमेशा याद रहेगा। तो कन्फर्म है सब लोग ना? नोट हो गया सबका? इसको आप लोग एक फार्मूला के रूप में याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में दिया रहेगा एक समान चार्जर, तो सिग्मा नहीं दिया रहेगा तो Q अपान 1 निकालिएगा। Q और A दिया रहेगा तो सिग्मा निकाल लीजिएगा, और एप्सिलॉन 0 का मान तो जान ही रहे, हुआ तो नियत रहेगा। यहां पर देखिए कहीं दूरी की चर्चा नहीं है। यहां पर फार्मूले में देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है वह Q और A और पर निर्भर है। जान लीजिए सिग्मा पर निर्भर है। सिग्मा का मतलब है कि सिग्मा बराबर Q अपान A पर निर्भर। A का मतलब क्षेत्रफल रहेगा, और Q का मतलब क्या है? आवेश। अगर आप आवेश ज्यादा देंगे यानी चादर ज्यादा धनावेशित रहेगी तो बताइए सिग्मा बढ़ेगा कि नहीं? और सिग्मा बढ़ेगा तो आप समझ रहे E भी बढ़ेगा।
यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। यह तो जान ही रहे आप लोग कि अगर आवेश ज्यादा रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़नी है। अब क्षेत्रफल के देखिए व्युत्क्रमानुपाती है संबंध, इसी से आप गैस कर सकते हैं। यहां कहीं दूरी नहीं दिया कि आप इतनी दूरी पे लेंगे तो इतना आ जाएगा, इतनी दूरी पे लेंगे तो इतना आ जाएगा, कहीं दूरी का सवाल है क्या? ना तो हम दूरी लिए हैं, इसको आर भी नहीं दिखाए हैं, इसीलिए नहीं दिखाया हमने। यानी आप समझिए कि अगर चादर है तो चादर के आसपास यानी इधर या और इधर देखा जाए तो कुछ दूरी तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। ऐसा नहीं कि यहां पर ज्यादा होगी यहां पर कम हो जाएगी, समान रहेगी कुछ दूरी तक, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी चले जाएंगे तो असमाप्त भी हो जाएगी। तो निकट जो भी बिंदु मिलेंगे उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। तो लिखिएगा उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि समतल आवेशित चादर के निकट बिंदुओं पर समतल आवेशित चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रूप से होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रूप से होगी। अब चलिए एनसीईआरटी पर क्वेश्चन रहेगा। एनसीईआरटी नोट कर लीजिएगा, पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न। एनसीईआरटी पर आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सीधा हम इस पर लेते चले आप लोगों को, आज एक आध बताएंगे, बल्कि फिर आप लोग भी लगाएगा इस पर आधारित। चूंकि देखिए बुक आप देखिएगा एनसीईआरटी के तो कई लेसन को मिला कर दिया है, या जो एक यूनिट हम 2-3 लेसनों में पढ़ा रहे हैं वह क्या करेगा, एक लेसन में ही दिया है, यूनिट वाइज है, तो उसमें थोड़ा खोजने में आपको दिक्कत आएगी। चूंकि हम उसके हिसाब से अगर पढ़ाएंगे, हमने बता भी दिया, तो आपको खुद कठिनाई आएगी, समस्या आएगी उसको याद रखने में भी, और फिर उसका यूज करते समय यह भी थोड़ा भूल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अलग अलग चैप्टर में इसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बता दिया गया कि यूनिट कितने नंबर की रहेगी। तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक है तो उससे, नहीं तो फिर जो आप बुक लिए हैं, हमने बताया कुमार मित्तल की बुक है, या और जो बुक आप रखे हैं उसमें देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ में दिया भी रहता है, अब कुछ में नहीं दिया है तो उसी पर आधारित लगा लीजिएगा। आई बात समझ में ना, उसी पर आधारित होना चाहिए। तो चलिए देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखिएगा एक समान विद्युत एक समान विद्युत वेक्टर ई बराबर है 3 × 10⁻³ है, 10⁻³ और आई कैप लगा दीजिएगा, यानी यूनिट वेक्टर आई है। आई न्यूटन प्रति कूलाम, मात्रक इसका ये होता है ना, न्यूटन प्रति कूलाम। एक समान विद्युत वेक्टर ई बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। हो गया, अभी विचार कर रहे हैं हम, उसमें स्मॉल ए लिखिए, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, स्मॉल ए डालिए।
इस क्षेत्र का स्मॉल ए नंबर पड़ेगा, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर है, जिसका तल YZ के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? क्वेश्चन मार्क। बी नंबर चलिए, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से, इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। सिक्सटी डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर देखिए कहने का मतलब तो इसके आप जानते हैं कि 3 अक्ष आप बनाते हैं, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है और यह क्या है? z अक्ष है। इन तीनों अक्ष के बारे में परिचित है आप, तीनों एक दूसरे के अभिलंबवत है। देखिए उस तरह तो शो नहीं हो पाता है, देखा जाए यह एक्स वाई तल बन गए और जड़ तल इस तरह है, जिसको हम ब्लैक बोर्ड पर उतना सही तरीके से दिखाने में असमर्थ है, क्योंकि बुक में भी मिलेगा तो इसी तरह मिलेगा, लेकिन आपको इस रूप में समझ करके करना है। अगर इस रूप में जो भी नहीं समझेगा उसके लिए दिक्कत आएगी। बता दे रहे अभी तो फिजिक्स हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट है, अभी दूसरा लेसन चल रहा है, इसी तरह और लेसन भी मिलेंगे जिसमें तीनों अक्षों का जिक्र रहेगा, तीनों अक्षों की बार बार चर्चा रहेगी। तो हमने बता दिया कि इसी तरह आपका अक्ष रहेगा, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, अब पेन वाला क्या है? जेड अक्ष। इसको मान के चलिए आप। अब बताइए आपका अगर देखा जाए, इसको तो हम रहने दे रहे हैं, अभी आपको 11 में बताया गया है कि इस पर जो है अगर देखा जाए तो आई कैप यूनिट वेक्टर आई इस पर होता है, किस पर? एक्स अक्ष पर, याद है ना? इस पर कौन होता है? जे कैप होता है यूनिट वेक्टर, और इस पर क्या होता है? के कैप इस पर होता है। आई कैप सबका परिमाण तो एक है, लेकिन दिशा इसकी एक्स अक्ष की तरफ है, इसकी वाई अक्ष की तरफ है, और इसकी क्या है? जेड अक्ष। जो लोग 11 में नहीं पढ़े वो अभी ध्यान देंगे, क्योंकि अब पढ़े चाहे ना पढ़े उसकी चर्चा छोड़िए, अब तो हमको 12 में बताना ही है और आप लोगों को सीखना ही रहेगा। अब ऐसा तो हम मान के चलेंगे नहीं कि 11 में नहीं पढ़े तो यहां भी समझ में आने में दिक्कत आएगी, हम तो बता रहे हैं इसीलिए। तो क्लियर हो गए कौन पर कौन सा यूनिट वेक्टर है? आप लोग बताइए, आई है कैप, तो बताइए यह किस पर जाएगा? एक्स अक्ष पर जाएगा? नहीं, एक्स अक्ष पर जाएगा। देख लीजिए, इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है वह एक्स अक्ष की दिशा में है। इसका मतलब यही हुआ, जो वैद्युत क्षेत्र है, देखिए हम डाटा लाइंस बना रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र है वह एक्स अक्ष की दिशा में है। देखिए वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र ई, क्या हम सही बनाए कि नहीं, आप लोग बताइए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष की दिशा में होगी, आई से ही पता चल गया, इसीलिए कह रहा विचार कीजिए। अब विचार हमने कर लिया, आप लोग विचार कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो विचार करने में तो बताइए। हम तो कोई नहीं कहे कि डायरेक्ट कह दिए कि भाई एक्स अक्ष पर जाएगा, तब आप पूछते ना कि क्यों जाएगा, क्यों नहीं वाई पर जाएगा, क्यों नहीं जेड पर जाएगा, क्वेश्चन आता कि नहीं। हम तो बता दिया आई कैप आपका इसमें है, आई कैप इसी पर होता है और एक्स अक्ष की डायरेक्शन इधर होती है, तो इसका मतलब है जो ई है वेक्टर ई की दिशा देखे इधर होगी एक्स अक्ष की। हम तो एकाएक किए नहीं, हम समय दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि कभी कभी यह क्वेश्चन आया भी है और भी क्वेश्चन दिया है, आना चाहिए सब मिलाकर। वैसे ही सब बोर्ड में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बोर्ड में बढ़ा दिया जाए, अरे कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए ना। क्या करें, बोलिए कोई दिक्कत हो बताइए, कैसे आपने ले लिया, क्यों कर दिए, इसका जवाब अगर पूछना हो तो खड़े हो जाइए, पूछिए, जवाब देने के लिए हम तैयार हैं एकदम। हम तो अपने तरीके से समझा दिए आपको। कन्फर्म है, चले, क्यों आएगा, क्यों इस सच पर आएगा। अब चलिए, विचार तो इसका हो गया भाई हमारा कि ई जो है इसी डायरेक्शन में है। अब ए नंबर में क्या कहा है, पढ़िए क्या कहा है ए नंबर में। सॉल्यूशन पे चल रहे हैं आप, या सॉल्यूशन में चल रहा है, अभी रुकिएगा, हमको नोट कर ले दीजिए आप लोग। ए नंबर में चल रहा है, क्या कह रहा है कि पढ़िए इसको, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, बिना क्वेश्चन पढ़े जवाब नहीं आएगा। कह रहा इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के पार्श्व से जिसका वाई जेड के समांतर तल है। बताइए, आप देखिए, आपको इसी तरह बताए थे, ये ब्लैक वाली पेन है, ब्लू वाली है, और यह देखिए पेन है ही। हमने बताया था एक्स अक्ष इसको मानिएगा, इसको वाई अक्ष मानिएगा, और इसको क्या जेड अक्ष। बोलिए, इसको एक्स अक्ष मानना है, इसको वाई अक्ष और इसको जेड अक्ष। ध्यान दीजिएगा, अब इससे नहीं समझ में आ पाएगा तब तो दूसरा कुछ मंत्र पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे ना, तब हनुमान चालीसा सुन लिखकर तब जाएगा, आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन कौन अक्ष है पता है, यह कौन सा अक्ष है, तो यह बताइए कौन सा तल बना, यक्ष तल बना कि नहीं, नहीं यक्ष तल नहीं, यक्ष वाई तल। क्या कर रहे हैं, यक्ष वाई तल है ना, और यह कौन सा तल है, वाई जेड, गुड। और यह कौन सा तल है, यक्ष जेड तल। अब तो तल की बात समझ गए ना, कौन तल कब रहेगा। अब चलिए वर्ग किस तल पर है, यह वर्ग मान के चलिए भाई, आयत है वैसे वाई जेड तल पर, तो यही तो बताए आप लोग, वाई जेड तल सही बनाया कि नहीं, सही है ना, वाई जेड तल पर है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर बोलिए हमसे, कहां किधर जाएगा, एक्स अक्ष पर जाएगा कि नहीं। देखो पेन देख रहे हो ना, इधर मत ले जाइए, एक्स अक्ष इधर है ना, इधर मत सोचिए, उल्टा आप लोग सोचते हैं कोई चीज जो हम नहीं चाह रहे पहले वही पूछेंगे जो हम नहीं चाह रहे। आज 11th में बता रहे थे, एक लड़के ने कहा कि सर सुन नहीं रहा होगा, हमने बताया तो आप हमने बता दिया सब चीजें, मतलब कंडीशन थी, 3 कंडीशन हो सकती है। कहा सर इसके अलावा, तीनों के अलावा नहीं रहेगा तब। हम कहीं वही कहानी है, किसी पंडित जी ने बताया कि भाई पहली रोटी अंतिम वाली नहीं खानी चाहिए। किसी ने पूछा कि जिसके घर दुइया रोटी बनी वो क्या करी, तो उन्होंने कहा कि भाई गैले घर के बाद छोड़ दा। गैले घर का मतलब है कि अगर परिवार है तो 10-5 लोग रहेंगे, बोलिए अकेला का परिवार तो होता नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई गैल घर के बाद छोड़ा, सामान्य घर का बात, सामान्य घर की बात करिएगा। तो समझ गए ना हमारी बात, तो ऐसा मत मारिएगा, हम जो बता रहे हैं उसी पर चलिए आप लोग, ऐसा नहीं बताइए एक्स अक्ष किधर है, समझ गए ना, क्षेत्रफल वेक्टर किधर जाएगा, जाएगा कन्फर्म है ना, चलिए तब कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए जो 10 सेंटीमीटर जाएगा, 10 सेंटीमीटर भुजा, पढ़िए क्वेश्चन। अब कहा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के पार्श्व से जिसका तल वाई जेड के समांतर है। बताइए वाई जेड के समांतर जाएगा ना, समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, गुजरने वाला फ्लक्स का मतलब फाई ई क्या होगा,
तो बताइए, यह तो समांतर आप समझ गए ना, किसके है समांतर? वाई वाई जेड के। तो बताइए जो 10 मान आएगा, भुजा उसकी 10 आएगी, वह या क्षेत्रफल जो आएगा ए बराबर उसका बताइए 10 आई कैप होगा कि नहीं? कितना आएगा? 10 आई कैप हो जाएगा, क्योंकि यक्स अक्ष पर आएगा ना, यक्स अक्ष पर आएगा तो 10 आ जाएगा। पहले फिगर यह बना लीजिए, आप लोग फिगर बनाइए पहले एक तरफ, इसके बाद और भी बताते हैं। बोले ठीक है, हम पूरा इसको समझा रहे एक बार, ठीक है ना? इसमें कुछ मिस्टेक है, देखिए सब लोग, चले आगे बढ़े। देखिए यहां पर हमने कहा कि जो 10 सेंटीमीटर वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर होना चाहिए ना, ए होना चाहिए। तो चलिए क्या आएगा, ए जब निकाला जाएगा उसका, तो 10 सेंटीमीटर है तो उसको तो वर्ग मीटर में ही बदलना पड़ेगा। बोलिए 10 सेंटीमीटर है तो मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे बताइए? 100 से भाग देंगे ना, 100 से भाग भी देंगे तभी आएगा। तो चलिए पहले इतना लिख लिया आप लोग, ये वाला लिखे हैं, ये वाला पॉइंट नोट कर लिए ना, नोट करिए पहले, इसमें कुछ लिखवा दें, उसके बाद फिर ए नंबर डालिएगा, ए नंबर पहले लिखिए, उसके बाद तब फिर नोट कराएं, आप लोग समझने के लिए आसानी रहेगी। ई बराबर, यह तो क्लियर हो गया, ई बराबर रहेगा हो चुका है सबका। अब चलिए ए नंबर डाल लीजिएगा, लिखिएगा इस तरह, बल्कि अच्छा रहेगा, वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर, तो हमने कहा कि 10 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए बनाकर भी देख लीजिए, 10 सेंटीमीटर है तो बताइए 10 सेंटीमीटर बटा 100 कर देंगे तो मीटर हो जाएगा कि नहीं? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, और यहां भुजा गुणे भुजा होगी तो 10 बटा यहां पर भी क्या करेंगे 100, इसको हमने मीटर भी बना लिया और भुजा गुणे भुजा भी कर दिया। अब बताइए यह किस में आएगा? वर्ग मीटर में आएगा। किसमें आएगा? वर्ग मीटर में आएगा। अब बताइए ए बराबर अगर लिखेंगे तो बताइए यहां पर क्या आ जाएगा? 2 जीरो तो कट ही जाएगा, 10 की पावर -2 बचेगा कि नहीं, और वर्ग मीटर हो जाएगा। सॉल्व कर ले जाएंगे इसको सब लोग, 2 जीरो देखे, दोनों जीरो से कट जाएगा, 1/100 बचेगा, तो 1/100 का मतलब 10 की पावर -2 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इस तरह आपको समझने में आसानी रहेगी, इसीलिए हमने उसको हटाकर सब इस कर दिया। हो चुका। अब देखिए, चलिए समय ले रहे हैं हम, यहां पर देखिए आप लोग, यह केवल परिमाण है, दिशा नहीं है इसमें, तो क्षेत्रफल वेक्टर करिएगा तो डी ए कोई जरूरी नहीं हमेशा रहेगा, ए भी लिख सकते हैं। जब ए आया तो ए लिखिए, वेक्टर ए बराबर लिखेंगे, बताए 10 की पावर -2 हो जाएगा, और इस पे क्या लग जाएगा? आई कैप हो जाएगा। क्योंकि अभी हम आप लोग फिगर में दिखाए थे कि क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर होगी? एक्स अक्ष की तरफ, आप लोग देखे थे, और एक्स का अक्ष की तरफ रहेगी तो आई कैप लग जाएगा वेक्टर के लिए, तो नोट कर लीजिएगा। उसी तरह से समझिएगा जैसे हमने समझाया। अब बताइए क्या फार्मूला होता है? फाई ई बराबर क्या लिखेंगे?
आप इस तरह भी लिख सकते हैं ई इन डॉट क्या, ई डॉट ए भी लिख सकते हैं इसको सीधा, ई डॉट ए। जब बी ए आता तब इंटीग्रेशन लगाते, जब ए आ गया तब क्या जरूरत है इंटीग्रेशन लगाने की, समाकलन क्या जरूरत है लगाने की, वह फार्मूला में किया गया था। तो बताइए इसका क्या मान आएगा, बोलिए ई ए कास थीटा, कास थीटा का मतलब बताइए, एक्स अक्ष की दिशा में ई भी है और एक्स अक्ष की दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर भी है, दोनों एक ही दिशा में है, तो बताइए पैरेलल हुए ना, तो कास जीरो आएगा कि नहीं। और चलिए इसका भी मान रखिए, ई का मान यहां रखा जाए, ई का परिमाण केवल रखा जाएगा, परिमाण कितना रखेंगे बोलिए 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ए का मान क्या 10 की पावर -2 और कास क्या लिखेंगे, कास जीरो ना, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर 1 आएगा, तो यानी 30 आ जाएगा। अब मात्रक इसका देख लीजिएगा, मात्रक लगा दीजिए, नोट कर लीजिए इसको, 30 आ गया। मात्रक देख लीजिएगा क्या आएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही मात्रक है। अब देखिए नोट हो गया होगा सबका। बी नंबर में क्या पूछा है, 60 डिग्री कोण पर घुमा दिया गया, तो 60 डिग्री कोण पर घुमाया जाएगा तो फार्मूला तो यही लगाएंगे ई ए कास थीटा, तो ई ए का मान तो ए रखिएगा, ई का मान 3 इंटू 10 की पावर 3 और ए का मान जो है 10 की पावर -2 रखिएगा और कास 60 रख दीजिएगा, कास 60 का मान रख करके उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा कि नहीं बताइए। ये आप से भी सॉल्व कर लीजिए, आप लोग सॉल्व करिए इसको और इसका आंसर हम बता देते हैं 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कर लीजिए आप लोग।